नीरज जी बताइए, मैंने परसों बताया था कि बताया था आपने। जब हम कि किस प्रकार रंगों का मान बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसमें हम सफ़ेद और काले रंग का जब हम प्रयोग करते हैं बढ़ाने के लिए सफ़ेद का करते हैं, और घटाने के लिए हम लाल कलर। अब जब हम कहते हैं कि रंगों की फ्रिक्वेंसी, लाल रंग की अलग फ्रिक्वेंसी होती है, माइक्रोन में होती है, और अलग अलग रंगों की अलग अलग क्या होती है फ्रिक्वेंसी, किसी की हाई होती है, किसी की निम्न होती है। लो होती है। हाँ, तो लो होती है, तो याद रखिएगा। अब जब मैं देखिए, जब मैं तान की बात करूँ तो तान का प्रयोग किस प्रकार के वर्ण वर्ण व्यवस्था में आकर्षण ये पैदा करता है। जब मैं कहता हूं कि जब तान का प्रयोग किस प्रकार के वर्ण व्यवस्था में आकर्षण ये लाता है, जब ये लाता है किस प्रकार से, जब संगत पूर्ण होता है। संगति मतलब जब हम किसी एक पेंटिंग में अगर हम कार्य कर रहे हैं, उसमें हम संगत पूर्ण, अगर क्या होगा, रंगों का मिक्सचर, हम अलग अलग रंगों को किस प्रकार से उसमें अप्लाई कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो पूर्ण रूप से उन रंगों का अगर संगत पूर्ण, अगर हमने सही क्रम में अगर रंगों को अप्लाई किया, तो वो वर्ण क्रम के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आप देखोगे, जब आप इंद्रधनुष को देखते हैं, वो भी आपके जो वर्ण है रंगों की, कहीं ना कहीं ये व्यवस्थित क्रम में उसको रखा 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 देखने को हमें मिलता है। कहीं ना कहीं उसमें हमें क्या मिलता है, आकर्षण देखने को मिलता है। वो जो होता है पूर्ण रूप से संगत पूर्ण ये क्रम होता है, याद रखिएगा। देखिए, एक चीज मैंने ये भी कहा था कि जब हम सफेद के मिश्रण में, जब मिश्रण से जब तैयार जो रंगतें होती हैं, उनको क्या कहते हैं, जब हम किसी रंग में सफेद रंग को जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अलग अलग रंगों में या उनके मिश्रण में अगर हम सफेद रंग को अप्लाई करते हैं, तो उनकी रंगतों को क्या कहेंगे नीरज जी। टिंट कहेंगे सर, टिंट। टिंट। रवि जी कहाँ थे। हाँ, नमस्ते। खुश रहिए, बहुत दिन बाद दर्शन दे रहे हो। हाँ, क्या थोड़ा कुछ प्रॉब्लम थी घर में ना, मतलब कि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब ठीक हो गया। हाँ जी सर, हाँ, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब मैं जो बात करूंगा कि तान का तो कंप्लीट हो गया ना। तान क्या होता है, तो अब देखिए, आज मैं बात करूंगा पोत। पोत किसे कहते हैं, कनिका। सर, हाँ बोलिए। सर तो आपने बोला कि हम व्हाइट कलर मिला करके एक ही कलर में वो करेंगे। वो छूट गया। आप ये कह रहे हैं कि हम एक ही कलर को डिफरेंट डिफरेंट शेड्स पे दिखाएंगे व्हाइट कलर मिला करके। हाँ, तो सर उससे तो एकाकी वर्ण योजना नहीं, होती वो है ना, जैसे जब हम क्या करेंगे, जब अलग अलग मिश्रण, अगर मान लीजिए दो चार कलर आपने लिए, ठीक है, अगर उनमें उनके अगर रंगतें तैयार करनी है, ठीक है, मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत सी दफे यूट्यूब वीडियो में भी देखा होगा, कोई बंदा क्या करता है, अलग अलग कलर को एक साथ मिक्स कर देता है, करता है नहीं, तो मिक्स करता है, तो उसके ऊपर से एक वो क्या करता है, व्हाइट कलर के डब्बे को क्या करता है, उनमें रंग मिला के ऐसे घुमा देता है, तो वो उससे क्या होता है, जो उसके जो मिश्रण तैयार होते हैं उसको ही हम रंगत कहते हैं। उसको अगर हम देखें तो टिंट जो शब्द आता है, हम उसका उच्चारण इसके अंतर्गत करते हैं। समझ में आ रहा है। सर टिंट लेकिन एक शेडिंग में आता है। शेडिंग में भी आता है, शेडिंग को बोलते हैं। शेडिंग में भी आता है, और उसको उस रूप में भी अगर हम रंगतों को तैयार करें तो उसके अंतर्गत भी आता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर अगर टिंट शब्द लिखा है तो उसको निश्चित रूप में आप टिंट ही लगाना, और आप रंगत आएंगे या कुछ आप जो बताए सेट आएंगे तो सेट को मत करना। जहां पर टिंट शब्द आएगा तो टिंट का उल्लेख होगा तो टिंट को ही लगाना। अगर टिंट का उल्लेख नहीं होगा तब जाके उस कंडीशन में आप जो भी बोल रहे। जैसे जैसे क्वेश्चन क्या आएगा सर? क्वेश्चन सर मैं बताती हूँ। क्वेश्चन आएगा इस टाइप का कि सफेद रंग की मिश्रित रंगतों को क्या कहते हैं, तो उसमें कुछ लिखा आएगा। अगर पूछेंगे जैसे लाल रंग, मतलब एक पूर्ण चित्र में एक वर्ण का अगर उपयोग किया जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको एक वर्ण योजना कहेंगे सर। बिल्कुल ठीक, समझ में आ गया, क्लियर हो गया कनिका। यस सर। अब देखिए, पोत किसे कहते हैं, कनिका आप ही बताइए, पोत किसे कहते हैं। अगर आपने पहले भी इसको आपको धरातल का गुण होता है जो वो पोत कहलाता है। जैसे हम उसके जो क्या कहते हैं सरफेस होता है, वो जो वो है वो टेक्सचर्स कह सकता है, खुरदुरा है, चिकना है, तो ये अलग अलग चीजें होती हैं। और इसमें भी सर अलग अलग
पोत होते हैं, जैसे प्राप्त पोत होता है, अनुकृत पोत होता है और सृजित पोत होता है। जो प्राप्त पोत होता है वो तो हमें जो नेचुरल उससे मिलता है, मतलब जो प्रकृति के मतलब उससे होता है। जैसे हम लोगों ने केव्स वगैरह पढ़ी थी, भित्ति वगैरह पे, ये हो गया प्राप्त। और अनुकृत पोत वो होता है जिसपे हम लोग मतलब अपना जो हम लोग आर्ट वर्क करते हैं उस पर हम लोग 2D या 3D कुछ भी मतलब उसके थ्रू हम लोग शो कर सकते हैं सरफेस पे। और जो सृजित पोत होता है वो मतलब जो बाइक्स या फिर मतलब इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, यंत्र वंत्र टाइप के, तो उनकी जो हेल्प से हम लोग काम करते हैं। जैसे मतलब अगर हमें कोई चीज़ दिखानी है अपने आर्ट वर्क पे, अगर हम पहिया वगैरह या फिर अगर हम उसका सरफेस ले उसको मतलब उस पर कलर डिप करके देन उसको अप्लाई करते हैं, तो उसको हम सृजित पोत कहते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए इन्होंने पूरा बता दिया है, थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं। देखिए जब हम पोत की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे मैंने उल्लेख किया है, पोत किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, कभी उसका बनेगा कि पोत की परिभाषा किसे कहते हैं। देखिए प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। देखिए ऐसी प्रकृति के अंदर जो ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, पदार्थों की बात करो, प्रकृति पर पाए जाने वाले पदार्थों की बात कर रहा हूं, या फिर अथवा वस्तु का धरातल कई प्रकार के होते हैं। देखिए वस्तु का धरातल, उसका जो नीचे का सरफेस एरिया है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। अब कैसे हो सकते हैं, अब देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए अगर मेरे सामने एक जार रखा है, जो इसका जो धरातल बनाया गया है वो कैसा होगा, इसके जो नीचे का जो धरातल बनाया गया खुरदुरा बनाया गया। इसको खुरदुरा इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब ये सरफेस पर जाएगा, ये सतह पे जाएगा, तो ये एकदम फिसल न जाए। अगर इसका खुरदुरा ना बनाए तो कहीं एक जगह पे स्थित नहीं रहेगा, अपनी पोजीशन नहीं बना पाएगा, याद रखिएगा। तो इसमें क्या बनाया गया, खुरदुरा बनाया गया। देखिए कभी भी होता है तो उसमें या तो चिकना होगा आपका सरफेस, या फिर खुरदुरा होगा, या फिसलने वाली होगी। होता है ना, जब मान लीजिए किसी जगह पर जब बारिश हुई रहती है, जिस जगह पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है वहां पर अगर मिट्टी गीली हो जाती है, अगर ढलान का क्षेत्र है तो वहां पर क्या होता है, मिट्टी एकदम चिकनी हो जाती है। अगर हम प्रकृति की बात करें, प्रकृति में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं अगर उनको देखें, तो अगर वो वाले एरिया अगर थोड़ा सा फिसलन भरा हो जाता है, चिकना हो जाता है, तो उसमें आपका पैर पड़ते हुए आप क्या करोगे, एकदम सीधे नीचे फिसलती हुई चिकने, जो सतह चिकनी है, तो आपका जो पैर का जो जूता है वो उसके साथ घर्षण या उसमें जो पोजीशन बनानी चाहिए वो नहीं बना पाता, वो आपको फिसलते हुए आगे निकल जाता है। अब कुछ ऐसे सतह होते हैं खुरदुरे। अब खुरदुरे में इसका एग्जाम्पल ऐसा देता हूं, देखिए आप अपने घरों में टाइल्स तो जो बिछा लेते हैं कमरे में, एकदम जो उसकी जो चिकनी होती है सतह, एकदम सतह चिकनी होती है, जिसमें आप जब टाइल्स बिछाते हैं तो आपका मार्बल घिसने वाला एक मशीन आती है, जो उसमें कारीगर क्या करता है, उसको लगातार उसको घिसता है नहीं, आपने देखा है जी सर। वो क्या करता है, वो उस सरफेस को, क्योंकि अगर हम प्रकृति के द्वारा प्रकृति के अंदर जाता है तो उसके सतह को क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा चिकना कर देते हैं। वहीं अगर हम खुरदरेपन की अगर बात करें, जब आप क्या करते हो, जैसे आप बरामदा आता है आपका, अगर बरामदे का अगर एरिया है तो वहां पर आप क्या करते हो, खुरदरे वाले जो टाइल हैं जिसमें आपका वो एकदम फिसलने वाला ना हो, कहीं ना कहीं उसमें ग्रिप बनी रहती है, या तो टाइल्स में उभार, थोड़ा नीचे गड्ढे ऊपर नीचे उभार रहता है। ये उभार क्यों बनाता है, वो आपको फिसलने से कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करता है ना। कुछ ऐसी सतह होती हैं जो एकदम फिसलने वाली होती है। अब मान लीजिए आपका जो किचन का अगर मैं कहूँ वॉल कहूँ, तो वो आपके हमेशा फिसलने वाले हो गया। क्यों बनाई जाती है, अगर आपका कोई खाना या तेल हो गया तो वो आपके क्या हो गया, ऊपर से नीचे को एकदम बहना शुरू हो जाता है, तो वो क्या है, वो वाला जो एरिया है आपका बहुत ज्यादा चिकनापन बनाया जाता है। अब मैं कहूं कि इसमें लिखा है कई प्रकार के धरातल हो सकते हैं, जैसे आपके चिकने खुरदरे और फिसलने वाले होते हैं। इन्हीं अनुकृतियों को उस सतह अथवा धरातल का गुण कहते हैं। अब देखिए जो चिकना वाला जो धरातल है वो अपने किस गुण को लिए बैठा है, और खुरदरा वाला जो है धरातल वो कौन सा गुण लिए बैठा है बताइए, और चिकने वाला कौन सा गुण लिए बैठा है बताइए। नहीं सर, ये नहीं पता। अब देखिए अभी मैंने सब कुछ बता दिया है। अब क्या होता है, जब मैं चिकने वाली धरातल की बात करता हूँ, उसमें जो गुण है उसका फिसलने वाला,
या चिकना है, ठीक है, और जो खुरदरा है वो खुरदरापन लिया बैठा है, फिसलने वाला हो गया वो फिसलेगा ही फिसलेगा, तो वहां आप उसे रोक नहीं सकते। अगर आपने देखा होगा ये फिसलने वाली जो चीजें होती है नदी के किनारा जो होता है वो जो रहती हैं, तो उस नदी के किनारे में जो बलुआ मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, जो चिकनी मिट्टी का जो सरफेस होता है वो हमेशा चिकनी मिट्टी क्या होगी, हमेशा फिसलने वाली होगी। खुरदरापन अगर आप पत्थर को लेते हो आपका खुरदरापन का ये भाव लिए बैठे हैं। तो क्या कहने का मेरा मतलब है कि जब हम इन अनुभूतियों को उस सतह या फिर हम कहें वो जो धरातल है उस धरातल का गुण कहेंगे, किस धरातल का, जो सरफेस है, कोई भी सरफेस है जहां पर ये तमाम चीजें घटित हो रही हैं, तो उसका वो क्या होगा, आपका जो कहें वो धरातल का वो गुण होगा। अब हम कहें कि यही चीज अगर हम देखें तो किसी भी वस्तु के जो धरातल का जो गुण होता है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, किसी भी वस्तु के जो धरातल का जो गुण होता है वही उसका क्या होता है, पोत कहलाया जाता है। अब देखिए कला के अंतर्गत, कलाकृति के अंतर्गत हम देखें, कला सब्जेक्ट के अंतर्गत हम देखें तो कलाकृति की जो सतह होती है वही उसका क्या होता है, सतह का गुण होता है, और गुण को ही हम क्या कहेंगे, पोत कहते हैं। मान लीजिए मैंने इस पेपर पर अगर मैं कोई चीज ड्रॉ करूं तो ये पेपर इसका क्या है, गुण है, या गुण है, तो ये इसकी सतह के रूप में हम जो जानते हैं, ये जो सतह जिसे हम गुण कहते हैं इसी को हम पोत कहेंगे। समझ में आ रहा है इतना? यस सर। अब देखिए क्या होता है, जब हम कला तत्वों की अगर बात करते हैं तो कला तत्वों में जो विशेष महत्वपूर्ण जो स्थान रखता है, जितने भी कला तत्व हैं, हमने जो 6 कला तत्वों की अगर हम बात करें तो इनमें जो सबसे विशेष महत्वपूर्ण जो विशेष स्थान अपना रखता है वो कौन सा तत्व रखता है, आपका पोत रखता है। याद रखना पोत आपका क्या है। कभी क्या क्वेश्चन बनेगा कि कला तत्वों के अंतर्गत ऐसा कौन सा तत्व है जो अपना विशेष स्थान रखता है, वो तत्व आपका क्या होगा, पोत, जिसे हम गुण भी कह रहे हैं, तो वो पोत होगा। अब क्या होगा, आपने देखा होगा जब कोई कलाकार क्या होता है इसका जब प्रयोग क्या करता है, विशेष जो कुशल जो कारीगर होते हैं ना वो करने में क्या हो सक्षम होते हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए पृथ्वी में अगर हम देखें हर पदार्थ अपना एक निश्चित रूप में गुण लिए बैठा है, या कहें वो पोत लिए बैठा है नहीं। अगर इंसान है, इंसान अलग गुण लिए बैठा है। अगर जो हीरा है, ये हीरे की अगर हम बात, वो हीरा एक अपने गुण को लिए बैठा है, वो चमकता है। सोना है वो अपना गुण लिए बैठा है। कहने का मतलब है जितना भी तत्व है, यह हमने पहले ही कह दिया था कि प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ है, वो पदार्थ कोई भी हो सकता है, वो अपना एक विशेष गुण लिए बैठा होता है। अगर मैं कहूं, आप देखो जैसे मैं ठोस की बात करता हूं, ठोस वाला जो गुण है वो कौन है। अब मैं कठोर की बात करूं, देखिए एक शब्द इसमें छिपा है। अगर मैं यहां पर लिखूं कठोर, कठोर में कौन सा गुण छिपा है बताइए। सर ठोस का हुआ ना? बिल्कुल सही, ये ठोस, ये ठोस लिए बैठा है। कठोर में कौन सा गुण है आपका, ठोस। इतना समझ में आ गया। अगर मैं कहूं जी सर, जैसे नरम है, अगर मैं कहूं कि जैसे कोई चीज नरम है, आपके दिमाग में बहुत सी चीज आ जाए नरम। जैसे अगर मैं कह दूं तो आपके सामने कि वह पनीर नरम है, जैसे हमने कहा नरम है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, मगर हमें कौन सा आभास करा रहा है, त्रिआयामी आभास करा रहा है। समझ में आ रहा है। हमने कहा कि द्विआयामी प्रभाव हमेशा क्या होता है, मस्तिष्क में कौन सा प्रभाव उत्पन्न करते हैं, त्रिआयामी प्रभाव करते हैं। तो जैसे मैंने कहा नर्म है पनीर, तो वो दिखाई नहीं देता है हमको। क्या आप उसको जब तक आप उसे छुओगे नहीं तब तक आपको वो फील कराएगा जी नहीं। तो कहने का मतलब है जब वो नरम की बात करते हो तो हमें वो दिखाई नहीं देता। चित्रकार क्या होता है, उसमें द्विआयामी जो चीज उकेरी गई हैं, या कहीं हम भित्ति की बात करते हैं, तो वो भाव जब दर्शाता है तो कहीं ना कहीं उसमें जो त्रिआयामी दृष्टिकोण हमें देखने को। कभी भी याद रखना, जो मनुष्य की आंखें होती हैं वो टी डायमेंशन या त्रिआयामी चीजों को देखती है। क्यों कहने का बताइए। मतलब फिर से बोलिए एक बार। मैं कह रहा हूं जो मनुष्य की जो आंखें होती हैं
वो द्विआयामी चित्र देखती हैं, त्रिआयामी भाव कौन सा देखती हैं? सर 3D। 3D देखती है ना। अब देखिए मैं आपके सामने एक गिलास रख रहा हूं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसमें आपको कितना भाग इसका दिखाई दे रहा है? सर तिहाई भाग दिखाई दे रहा है, 3D तिहाई दिखाई दे रहा है? फोर्थ डायमेंशन नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, जो ये वाला जो पीछे वाला जो है, पीछे वाला हिस्सा कभी भी नहीं दिखाई देगा, वो एक अप्रत्यक्ष रहेगा। ठीक है, तो मनुष्य की जो आंखें हैं वो आपके तिहाई ही दिखेंगे। अगर मेरा चेहरे को आप देखोगे तो वो भी आपको तिहाई रूप में दिखेगा। मेरा ये वाला जो पीछे वाला दिखेगा, ये हिस्सा ये नहीं दिखेगा आपको। मेरा ये और सामने का हिस्सा देखने को मिल जाएगा। रवि जी सहमत है? जी सर जी। तो हमें कहने का मतलब है हमें हमेशा वो तिहाई रूप में देखने को मिलता है। अब मैं कहूँ कि भाई चित्रकला के अंतर्गत या चित्रकार जब भी कोई चीज द्विआयामी धरातल पर या कहीं या भित्ति पर या कहीं भी कपड़े पर या ताड़पत्र पर या कागज पर या कहीं भी कोई भी ऐसा धरातल हो जहां पर वो चित्रांकन कर, या तो मानव के आधार पर या प्रकृति द्वारा जब धरातलों को क्या करता है, चित्रांकन करता है या भूमि में उतारने की कोशिश करता है या वो प्रयत्न करता है, तो उसका जो गुण होगा वो गुण क्या होगा? वो चित्र का गुण नहीं होगा, क्योंकि वो चीज उतार रहा है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका धरातल का गुण कहला जाएगा। याद रखना। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूं, जब चित्रकार क्या करता है, किसी भी द्विआयामी चित्रांकन को या चित्रांकन को करता है, जैसे भित्ति पर करता है या कहीं कपड़े पर करता है या ताड़पत्र में करता है या कागज पे करता है या कोई भी ऐसा धरातल हो का जब चित्रण कर, मानव क्या करता है, प्रकृति तौर पर या फिर मानव द्वारा जब चीजों को चित्र भूमि पर उतारने का जब प्रयत्न किया जाता है तो उसका गुण चित्र में नहीं आता है। चित्र में बिल्कुल भी उसका गुण नहीं आएगा। जब क्या करेगा वो उसमें उस चित्र में क्या करेगा, जब वो रंग भरेगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो दृष्टि है उस दृष्टि में एक भ्रम पैदा करेगा। जो भ्रम पैदा करेगा वही आपका पोत का या उसका गुण कहलाया जाएगा, जो आपके दृष्टि पटल में पड़ेगा। दृष्टि पटल में जब पड़ेगा वो आपको तिहाई रूप में देखने को मिलेगा। ये हमेशा याद रखना, जो मनुष्य होता है, मनुष्य के जो दृष्टि पटल होती है, दृष्टि पटल में जो पड़ने वाला प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता है और उसके जब मस्तिष्क में पड़ने वाला प्रभाव उसके दृष्टि पटल में पड़ता है, दृष्टि पटल से नेत्रों से उस चीज को हम देख सकते हैं। इतना स्पष्ट हो गया? जी सर। अब मुझे बताइए कनिका, नहीं ये नीरज जी, जो पोत है ना, पोत को हमने कितने भागों में विभाजित किया है? सर 3। अच्छा, 3 कौन कौन से बताइए? रजित, अनुक्रत तथा प्राप्त। देखिए बिल्कुल सही। देखिए जब भी हम पोत को जब हम विभाजित करेंगे, जब पोत का अगर वर्गीकरण करेंगे तो 2 भागों में होता है, 3 में नहीं होता है, 2 में होता है। पहला होता है आपका प्राप्त और सृजित। ठीक है, इन 2 में होता है, प्राप्त है और सृजित। अब इसमें अगर मैं प्राप्त की बात करूं तो इसमें क्या होता है, जब हम वस्तुओं को या किसी पदार्थ की अगर मूल रचना देखें या उसको छूकर जब हम अनुभव करते हैं, ये जैसे जब हम अनुभव करते हैं, जब किसी भी पेंटिंग को या वस्तु को या मूल रूप से अगर जब चित्रांकन करते हैं या उसको हम जब देखकर या किसी चीज को छूते हैं, तो वो जब हम उस चीज का अनुभव करते हैं तो ये आपको क्या कहना जाएगा, बताइए? ये जो प्राप्त होता है यही आपका क्या होता है, ये जो मैंने कहा कि ये तमाम चीजें। देखिए कभी क्या होता है, जब कोई पोत के तो प्रकार 3 माने गए ना। मैं वर्गीकरण की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या लिखा है पर, मैंने कहा कि पोत का वर्गीकरण, जो पोत का वर्गीकरण किया गया है वो 2 भागों में किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है या? जी सर। देखिए मैंने कहा जब हम किसी चीज को अनुभव करते हैं या छूते हैं, उसको करते हैं, जैसे आपको ध्यान में रखिएगा, जैसे हम कागज की बात करते हैं या लकड़ी की बात करते हैं या कैनवास की बात करते हैं या फिर कोई धातु की बात करते हैं, तो ये तमाम चीजें
उसी वर्ग में आते हैं जिसके अंतर्गत जो मैंने प्राप्त वाले जो बात की थी उसी के ये क्या है, वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। अब चित्रकार क्या करता है, जब चित्रतल पर किसी भी चित्रतल पर जब कोई कलाकार जब चित्रतल पर की गई जब सामग्री को जो तमाम जितनी सामग्री होती है उस सतह पर क्या करता है, वो जो पोत होता है उस पोत को क्या करता है, प्राप्त करता है। याद रखिएगा चित्रकार ने क्या करा, तमाम धरातल पर तमाम चीजें की, ठीक है। जब वो इसमें तमाम चीजें करी, जो सामग्री का प्रयोग करके तमाम जो चीजें वो अप्लाई कर चुका है, तो जो सतह जो हमें प्राप्त होगी वो आपको क्या कहलाई जाएगी, वो पोत कहलाई जाएगी। तो पोत जब कहलाई जाएगी, अब कुछ क्या होता है, जैसे आपके कागज का एक दानेदार कागज आता है, आपने देखा होगा, हेलमेट शीट आती है, खुरदरा कागज आता है, बोर्ड आता है, अलग अलग आपने देखे हैं। नहीं सर। तो जब क्या होता है, कागज का जब दानेदार जो होता है या फिर चिकना वाला जो होता है, या क्या फिर कैनवास, कैनवास में आपने एकदम कैनवास आपका एकदम चिकना होता है, जी नहीं, खुरदरा होता है। खुरदरा, उसकी बनावट ही क्या होती है, अलग सी होती है। आप जब मैं कहूँ, जब आप कोई दीवार बना रही हो, जब आप दीवार बनाते हो तो दीवार में जब प्लास्टर हो जाता है, जब आप वो प्लास्टर को हाथ लगाती हो, जब तक कि उसमें किसी प्रकार का क्या कर दिया आपने, ये जो पीओपी करते हैं, फिर उसके बाद कलर करते हैं, अगर ये तमाम चीजें नहीं की, उससे पूर्व की अवस्था की बात करूँ, तो वाली सतह आपको क्या लगेगी, खुरदरी लगेगी। खुरदरी लगेगी ना। और चिकनापन कब लगेगा, जब मैं कह रहा हूँ कि उसमें आपको पीओपी कर दिया, पीओपी करने के बाद उसमें हमने एशियन पेंट लगा दिया, एशियन पेंट लगाने के बाद जब आप उस सतह को फिर टच करती है या फिलिंग करती हो, उसको जब छू कर किसी चीज का अनुभव करती है, तो वो कौन सा अनुभव आएगा आपके मस्तिष्क में, चिकना। चिकना आएगा ना। इससे पूर्व क्या आया आप पे, खुरदरापन आया, ठीक है ना। जब मैंने क्या कहा, दीवार का जब खुरदरापन हो या चिकनापन हो, ये तमाम चीजें इसी के अंदर जा रही है। जो प्राप्त है, प्राप्त हम कैसे करेंगे, हम किसी चीज को छू कर, कोई चीज हमें देखने से अपेक्षा जब हम किसी चीज को अनुभव करते हैं। अगर मैं इस बोर्ड को टच कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज का, मैं इसे छू रहा हूं, तो छूने के बाद मुझे एक फीलिंग प्राप्त हो रही है, कहीं ना कहीं वो मेरे मस्तिष्क से पटल पर पड़ रही। तो ये तमाम चीजें क्या होती हैं आपके प्राप्ति के अंदर। जब मैं सुरजित की बात करता हूं तो ये क्या होता है, ये वह पोत होता है जो क्या करता है, जो चित्र तल पर सजित किए जाते हैं। देखिए याद रखना, जब भी हम सजित पोत की बात करते हैं, यह वाला जो पोत की बात करें, तो ये क्या करता है, जब कोई भी चित्रतल होता है, चित्रतल पर कोई भी जब चित्रांकन किया जाता है, जब सजित किया जाता है, किसी चीज को बनाया जाता है, तो ये उसका द्योतक होता है ये। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं, ये प्रकृति वस्तुओं के, जैसे जितने भी हमारे प्रकृति तौर पर जो वस्तुएं होते हैं, उसके जो पोत को ये क्या करता है, देख कर वैसा ही इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं या उसको कोशिश किया जाता है। तो याद रखिएगा, या फिर कलाकार क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं अनुसार उन चीजों को प्रयोग करता है, उन सामग्री को प्रयोग करता है। जैसे आपका ब्रश हो गया, चाकू हो गया, रोल हो गया, कपड़ा हो गया, ये अलग अलग तरीके से, चाहे मोटा हो या क्रियाशीलता भी प्रदान करता है। बिल्कुल सही कहा, ये तमाम चीजें क्रियाशील प्रदान करता है। ये क्या होता है, कलाकार अपनी आवश्यकता के अनुरूप करेगा ना। यस सर। तो उसमें और क्या कर सकता है बताइए, बताओ। और ये जो सर्जित पोत है, इसमें जैसे हमने कहा कि कपड़े के रोल से कर सकता है, ये इन आदि आदि का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। या फिर मैं कहूँ जैसे मोटे या पतले या रंगों का इसमें प्रयोग करेगा। अब मोटे या पतले रंग कौन कौन से होते हैं कनिका? मोटे पतले रंग या ब्रश। हम जैसे देखिए, अब मोटे पतले रंग क्या होता है, जब हम कलर को, अगर आप किसी कलर को उसकी बिना पानी मिलाए हो उसको अप्लाई करती हैं, तो उसमें गाढ़ापन, मोटापन आ जाएगा। अगर उसी पे हम अगर थोड़ा सा पानी को यूज करें तो उसमें क्या आ जाएगा, उस कलर को आप बहुत ज्यादा, हाँ, खुलापन आ जाएगा। तो उसमें अगर मोटे और हल्केपन रंगों को हम क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करें। अब ये जो तकनीक है ना, अगर हम देखें आज की डेट में, आप देखोगे सबसे ज्यादा कलर के बड़े बड़े टेक्सचर दिए जाते हैं। अगर आपको कोई बड़े, जैसे आपको कोई बिंदी भी रखनी है, तो आप क्या करोगे, कलर का बहुत मोटा वाला है, एक कलर को डिप करोगे, सीधे उसमें लगो। पहले क्या होता है, हम कलर को हम बनाते थे, थोड़ा सा उसको लिया तो उसमें उसकी बिंदी बना दी। आज क्या है, बिंदी उभारने के लिए क्या करोगे आप, मोटे न वो शीशे से कलर ब्रश में लोगे तो उसके माथे पे लगा दोगे,
कौन सा भाव देखने को मिलेगा, पहले ही जो हमारे नजरों में जिस प्रकार का जो प्रभाव पड़ेगा वो पहले ही आपको 3D का अनुभव करा देगा, कराएगा ना। तो ये क्या है, ये सारी जो चीजें हैं ये आधुनिक, ये जो नवीन कल्पनाएं जो होती हैं, ये पोध हम इसे कहते हैं। ये जितने भी नवीन कल्पनाएं होती हैं, जो नई चीजें उभर के सामने, जो ये पोध इनको कहते हैं, ये जो धरातल के गुण में वो प्रभाव छोड़ जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी एक अनुकृत पोध होता है। और सर ये वाला जो सर ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये सबसे पहले कंपनी शैली से ही स्टार्ट हुआ था, उससे पहले ऐसे काम नहीं करे जाते। क्योंकि कंपनी शैली से पूर्व अगर हम कहें, जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी कलाकार रहे हैं, चाहे हम पहाड़ी शैली की बात करें, गुलेर शैली की बात करें, या फिर राजस्थानी शैली की बात करें, अलग अलग जहां जहां कलाओं का क्या था विकास हुआ था। क्योंकि उसी समय मुगल शैली का भी क्या था, कहीं ना कहीं अंत हो रहा था, जिस समय कंपनी शैली का आगमन हुआ था। तो एक तरफ भित्ति शैली का 1889 के आसपास की ये बात है। तो उस समय जब कंपनी शैली का अस्तित्व डाउन नहीं, मुगल काल का अस्तित्व डाउन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो पुरातन संस्कृति थी, या भित्ति चित्रण की बात करें या तैल चित्रण, जो ये वाली परंपरा कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। एक नए युग का सूत्रपात हो रहा था, जिसमें हमने कंपनी शैली, जिसमें उनका ब्रिटिश हुकूमत का जो शासन चला था, वहां से नई रूप में नई शैली का विकास हुआ था। ये हमने जैसे आपके बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इन क्षेत्रों में ये शैली फैली। और यहाँ पर आप देखोगे तो इस समय जितने भी जो पाश्चात्य शैली के जो चित्रकार थे, उन कलाकारों का यहाँ पर बोलबाला था। और जितने भी, अगर हम मुगल काल के जितने भी शानदार जो चित्रकार रहे, उन चित्रकारों का अस्तित्व कहीं ना कहीं ओझल होते जा रहा था। यहाँ पर मैंने पहले, अगर आप देखोगे, थोड़ा सा बता देता हूँ, जब हम कहते हैं कि यूनानी शैली का प्रभाव आपके राजस्थानी शैली के मिश्रण में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको यूनानी शैली का प्रभाव अधिक नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको यूरोपीय शैली का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्यों कि यूरोप के माध्यम से इंग्लैंड में जो वो कलाकार आए थे, उनका हमें कहीं ना कहीं टोन देखने को मिल जाता है। और बाद में आपके जो इंडिया के अंतर्गत आप भारतीय और आपके यूरोपीय कलाकारों का क्या है समन्वय यहाँ पर स्थापित हुआ। तो ये वाली पद्धति यहाँ से आई थी। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि भैया कि अनुकृति पोध के द्वारा क्या होता है, जब भी अनुकृतियां हमारे दिमाग में जब उभरती हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, द्विआयामी तल पर, हमेशा याद रखें, द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। याद रखें, ये त्रिआयामी उभार हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। अभी मैंने बताया ना कि अगर आपको आज की डेट में थोड़ा सा भी, अगर आप आज वो बनाते हैं, एप्रन बनाती है, तो एप्रन में अगर आपको गोलाई बनानी है ना, गोल बनाने, पहले क्या करते थे आप, पेंसिल से गोल करते थे, फिर उसके ऊपर से कलर वो करते थे। आज क्या है, आप कलर डिप करते हो, सीधे उसके ऊपर बिंदी 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 लगा के, तो आपको एक समान क्या मिल जाता है, आपका वो प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम त्रिआयामी गहराई भी दिखा देते हैं ना, तो इसलिए बिल्कुल वो पता चल जाता है। क्यों रवि जी, समझ में आ रहा है सर आपके? जी सर। ठीक है, ये याद रखना सर, आज की डेट में यही तकनीक हम अपनाते हैं। देखिए आज क्या करते हैं, हम किसी चीज को उभारने के लिए हम, या तो एक चीज दिखा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा ऐसे समझने को थोड़ा आसान रहेगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ चीजें कहूं, जैसे कुछ बच्ची ने ये बनाया था कार्ड, तो इस कार्ड में आप देखोगे तो ये जो गोल गोल से हैं, ये गोल गोल से देखने को मिले, ये बैलून जो देखने को मिले, तो बैलून को उसने एक अलग से पेपर को काट के 2-3 पेपर चिपका के उसमें एक सतह उभार दी है। तो जब उसने इसमें लगाया तो कहीं ना कहीं एक 3D फीलिंग वो आ रही। अब इस प्रकार से वो 3D के रूप में ये बिंदी बिंदी आपको देखने को मिल रही होंगी। अगर बिंदी बिंदी देखने को मिल रही है तो ये देखिए, आपको ये बिंदी बिंदी अगर इसके साइड दिखाई दे, तो ये जो बिंदी उभार के रखी हैं, तो यही प्रभाव हमें क्या दे देता है, उसमें कहीं ना कहीं ये उत्पन्न कर देता है, 3D का ये अनुभव हमें करा देता है। अब क्या होता है, जब मैं पानी और तैल रंगों की बात करूं, तो अगर इनको मिलाने की जो पहले परंपरा रही, इनको मिलाने से, तो और अगर हम जब हम इनको मिलाते हैं, तो अगर हम बात करें अन्य जितने भी पोत वाले जो साधन होते हैं, संसाधन होते थे, उनका भी प्रयोग कहीं ना कहीं हम कल्पनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको स्वतः में उकेरने की कोशिश करते हैं कि यार हमें अगर धरातल पे कोई चीज को उकेरना है, तो हम क्या करते हैं, अपनी एक अलग इमेजिनेशन बनाते हैं, कि एक कल्पना करते हैं कि इस कल्पना के आधार से उस चीज को हम करेंगे। जैसे तेल रंगों की अगर बात करें तो उसका अलग से होता है,
जली रंगों की बात करें तो वो अलग से होता है। तो कहने का मतलब है, जब पोत जो संसाधन होते हैं, अगर हम उनके द्वारा किसी चीज को काल्पनिक तौर पर या हम उसको नई सतह पर या नए धरातल पर जब हम निर्माण करते हैं, तो ये चीज जो आधुनिक आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में अगर आधुनिक कला के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, तो इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। याद रखिए, पूर्व में ही मैंने चीज को वर्णित कर दिया गया था। तो चित्रकला में इसका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें एकता रहती है और इसमें संयोजन रहता है। ये कहीं ना कहीं जो पोत की सतह को कहीं ना कहीं भंग करने की कोशिश करता है। इसको क्या करता है, भंग। एक तरह से हम कहते हैं कि भैया ये भंग कैसे होगा, हमारे दिमाग में दृष्टिपटल में वो चीज उभारे, तो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने का प्रयत्न करता है। और क्या है इसमें, हम क्या करें, रुचि सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप इसकी सतह को देखोगे, जो कनिका कहती है इसमें थी आयामी वो प्रभाव भी इसमें जता दे, तो कहीं ना कहीं वो हमारी रुचि को उत्पन्न कर देता है कि यार वाह ये बहुत अच्छी चीज बनी है। कहीं ना कहीं हमारे को अंदर से वो क्या कर देता है, सुकून पहुंचा देता है। कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी सर। देखिए, अब मैं बात करूंगा अगला, अंतराल। अंतराल किसे कहते हैं? अलग टॉपिक, एक अगला टॉपिक बताइए, अंतराल किसे कहते हैं? हिमानी। सर, धरातल का वो भाग जिस पर कलाकार कला निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, और ये नीरज जी आप बताइए। सर, कलाकार का द्विआयामी क्षेत्र जिस पर वो कलाकृति का निर्माण करता है, वही अंतराल होता है। शोभा जी आप भी बताइए कुछ। शोभा जी आवाज आ रही है? रवि जी आप भी बताइए। अंतराल जिस पर जो कलाकार जो है, जिस चित्रभूमि पर जो है कार्य कलाकार कार्य क्षेत्र का जो जिस भूमि पर अंकन करता है, वो कार्य क्षेत्र का चित्र बनाने के लिए कनिका। सर, जिस सरफेस पे आर्टिस्ट अपना क्या कहते हैं, बहुत ही बारीकी से अपना 2D क्या कहते हैं 2D दिखाता है, उसे हम अंतराल कहते हैं। इसमें मतलब अलग अलग रूपों से हम संयोजित करके चीजों को दिखा सकते हैं। और इसमें भी अंतराल जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मतलब इसका विभाजन जो होता है अंतराल का, वो 2 तरीके से होता है। एक तो समविभाजन और एक असमविभाजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतराल के कितने प्रकार होते हैं? सर 2। कौन कौन से? सर, समविभाजन और असमविभाजन। इसको हम ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही कहा, इसको हम सक्रिय भी कह सकते हैं और सहायक भी कह सकते हैं। याद रखना, सक्रिय भी बोलते हैं, सहायक भी बोलते हैं। अब देखिए ईमान जी, इस चीज को स्पष्ट से समझना। जब हम कहते हैं कि अंतराल, स्पेस की अगर बात करते हैं, तो कितना हमारे पास स्पेस है, क्या हमारा अंतराल किस प्रकार से। देखिए, जब भी हम धरातल की बात करते हैं, तो धरातल का वह भाग क्या कहते हैं, हम कोई धरातल, हम कोई भी चीज को उठा ले, कोई भी ऐसा सरफेस को उठा ले, उसका वह भाग जिस पर क्या करता है, कोई कलाकार किसी चित्र को उकेर रहा हो, या कोई मूर्ति का निर्माण कर रहा हो, कोई भी कार्य कर रहा हो, किसी भी चीज का कार्य कर रहा है, या फिर वो आपके स्थापत्य कला के क्षेत्र में की बात करूं, या मूर्ति कला के क्षेत्र में बात करूं, या चित्रकला के क्षेत्र में करूं, या जितने भी विधाएं हैं, तो अगर हम एक संगीत को छोड़ दें, क्योंकि वो कलाओं के अंदर नहीं आती, फिर भी हम उसको उसमें वर्णित करते हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, जब धरातल का वह भाग जिस पर कलाकार कला का क्या करता है, कलाकार कला का क्या करता है, कलाकृति को निर्मित करता है, को वो कार्य करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? जी सर। अगर हम दूसरी तरफ से देखें, देखिए अभी दूसरी तरफ से, जैसे इन्होंने कहा कि भैया जिस धरातल पर या जिस भूमि पर जब हम चित्रों को जब निर्माण करते हैं, या तो वो आपके द्विआयामी भी चित्र में जो भूमि होती, द्विआयामी भूमि या कहें द्विआयामी चित्र में जो भूमि का जो चित्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं। फिर से समझिएगा, फिर से कह रहा हूँ,
वह द्विआयामी चित्र, भूमि ही चित्र, जो भूमि पर किया गया जो चित्रांकन है, वो आपका जो किया गया द्विआंकन जो चित्र होता है वो आपका कौन सा चीज कहलाया जाएगा, वो अंतराल। क्योंकि हम अंतराल सतह पर किस चीज को उकेर रहे हैं, चित्रकार किस पे कार्य करता है, आपके सतह पर कार्य कर रहा है, धरातल पर कार्य कर रहा है। जब हम उस पे जो द्विआयामी चित्र को उकेर रहे हैं तो वो भूमि का क्या कर अंतराल वो कहलाया जाएगा। इसमें क्या होता है, जब कला में क्या करता है, जब चित्र और भूमि, जब मैं देखिए याद रखना, चित्र और भूमि की बात करता हूं, ये एक ही तत्व है, याद रखिएगा। इसमें कलाकार क्या करता है, अपने आधार पर जो कलाकृतियां हैं उनकी बनावट और उनकी स्थिति का उसको क्या होता है, ज्ञान होता है। इसमें सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं, जैसे आपके प्रमाण है, प्रमाण की दृष्टि से अगर आप देखोगे इनको, तो उसमें जो चित्रकार है उसके रूपों में परस्पर क्या करता है, संतुलन बनाता है। जब आप संतुलन बनाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसमें भाव का संचार पैदा करता है। जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि भैया ये चित्र हमेशा क्या बने, नापा तुला बने। देखिए अगर मैं एक इस प्रकार के कागज ले लूं, अगर ये आपकी ये सतह है, अगर मैं कहूं ये भूमि है, जिसे हम कह रहे हैं कि अंतराल के बारे में बात करें, ठीक है, अंतराल की जो बात करें, तो अगर हमने इसमें किसी प्रकार को, अगर मेरे को मान लो इसमें चित्रकार हूं, मैं इतना हिस्सा इसको बना रहा हूं कि मैं इसका प्रमाण माप रहा हूं कि मेरे को यार इतने ही हिस्से में जो छोड़ना है, इसका इतना बॉर्डर छोड़ना है, इतना इंच 5 इंच या 2 इंच जितना भी मैंने छोड़ दिया, तो इस पे और संतुलित करना है। यहाँ पे जो मैंने चित्र बना रखा हूँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई चित्र बना रहा हूँ, पेड़ कैसे होना चाहिए, पहाड़ कैसे होने चाहिए, भैया झरना कहाँ से बहना चाहिए, और तालाब कहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ पर कुआं कैसे होना चाहिए, यहाँ पर तमाम चीजों को हम यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करते हैं। कि कहने का मतलब है कि जो रूप है, रूप का किसका, लंबाई और चौड़ाई ना जो दोनों तल होंगे ना वो इक्वल लेने पड़ेंगे, बिल्कुल लेने पड़ेंगे, क्योंकि समानांतर लेना है हमें, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल रखना है, तभी तो उसमें समानांतर आइए। अगर ये मान लीजिए अगर कोई पेपर है, अब ये पेपर को लेके चलो, ये पेपर है, इस पेपर की आपकी लंबाई अधिक होगी और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको कम देखने को मिलेगी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि भैया आमने सामने की चीजें समान हो और अगल बगल की भी आपकी क्या है, समान होनी चाहिए। और जो आपका जो चित्र बन रहा है उस चित्र में संतुलन होना चाहिए। जो आपका जो रूप है, रूप किस चीज से पैदा होता है, किसी आकृति से ही तो रूप पैदा होगा या नहीं होगा? यस सर। जब हम आकृति को निर्मित करेंगे तो उसमें रूप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ये अपने निर्वाह करता है। और आकृति को बनाने में ये कितना हमने रिक्त स्थान छोड़ना है, कितना उसका चित्र पलक को हमने खुला रखना है, क्या उसमें भाव होने चाहिए, कोई व्यक्ति विशेष को बनाना है तो उसका भाव कैसा होना, उसका संचार कैसा होना चाहिए, इन तमाम चीजों की हम क्या करते हैं, उसमें संभावनाएं कहीं न कहीं तलाशने की कोशिश करते हैं। या तो क्या होता है, जब हम रिक्त चित्र पट की अगर बात करते हैं, यदि चित्र भूमि की बात करें तो उनमें जितने भी भावनाएं होती है ना, संभावनाएं होती हैं, वो क्या है, खुल जाती है कि भैया मुझे यहाँ पर आपके 2 आदमी को दिखाना है, 2 लड़कियों को बेंच में बैठा के दिखाना है, किसी को झूला झूलते हुए दिखाना है, आगे से पार्क दिखाना है और पीछे से मुझे गाड़ियां चलते हुए दिखानी। हम घनत्व ले लेते हैं, पूरा निकटता हम कितनी दिखाएंगे, हम डिस्टेंस से दूरी कितनी दिखाएंगे, और यहाँ पे जो आपने इससे पहले बोला था कि हम जो भ्रम उत्पन्न करते हैं उसका जो शेडो वाला पार्ट है, आभास, वो कैसे दिखाएंगे। तो ये सब चीजें आ जाएंगी, तो यही याद रखना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, याद रखना, किसी भी चित्र को चित्रांकन करने के लिए एक बिंदु की जरूरत होती है। यह बिंदु या हम रेखा, इन दोनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, रेखांकन करते हैं। देखिए बिना रेखा के, याद रखना, पहले भी बोल के रखा, अभी भी बोल रहा हूं, बिना रेखा के किसी भी चित्र को आप उकेर नहीं सकते हो। या कहें किसी बिंदु से किसी रेखा का निर्माण होता है। यदि जहां पर से कोई बिंदु स्टार्ट करोगे तब जाकर रेखा बनेगी, रेखा से क्या बनेगा, आपका चित्र बनेगा। ये जब हम अंकन करते हैं तो धरातल में क्रिया होती है, प्रतिक्रिया हो सकती है, या उसमें संघर्ष प्रारंभ हो सकता है। तो ये तमाम जो चीजें होती हैं, जो चित्र बन रहा है उसके अनुपातों में हम कैसे उसको विभाजित कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है। देखिए कोई भी जब चित्रकार की बात करता हो, अच्छा चित्र कब बनता है, जब ये तमाम चीजें, सभी चीजों को समानांतर तरीके से हमने समन्वय स्थापित करके या सजोया है, तो ये तमाम चीजें तब पैदा होती है, तब एक अच्छा चित्र बनता है। देखिए किसी भी अच्छे चित्र की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि धरातल कैसा है,
उसका विभाजन कैसे किया गया है। जब हम ये तमाम चीजें कर लेते हैं तो हम एक भाग से दूसरे भाग को हम प्रभावित कैसे करते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये तमाम चीजें उसमें देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये तमाम चीजें आ जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कुछ चीजें आ जाती जो महत्वपूर्ण हो जाती है, उसको भी समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। कि मैंने कहा कि भैया अंतराल कितने प्रकार का होता है, तो अंतराल आपकी कितना होता है, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बोला था मैंने, बताइए। सक्रिय और सहायक। सक्रिय और असम, जिसको हम सक्रिय और हाँ। सहायक भी बोलते हैं। सहायक, 2 रूप में हमने इसे विभाजित करा। कभी क्वेश्चन बनेगा कि भैया सक्रिय जो धरातल है, देखिए हमने धरातल में तो बांटा, सक्रिय धरातल इसे कह सकते हैं धरातल। अब सक्रिय धरातल और सहायक धरातल ये क्या होते हैं, बताएगा कोई। अब इसके अंदर कौन सा, सर जब किसी धरातल पर रूप का हम अंकन करते हैं और वो मतलब कि जो सारी आकृतियां उसको चारों तरफ से सहायता प्रदान करती हैं, जैसे सक्रिय तो वही हो गया जो हमने रूप वगैरह, और जो चारों तरफ से जो आकृतियां उसके मतलब सहायता के लिए हम, जैसे मतलब मोनालिसा की पेंटिंग है और उसके पीछे जो दृश्य चित्र बनाया गया है वो सहायक होगा, और सक्रिय है तो मोनालिसा हो गई। जी अब हिमानी आप बताओ। सर सहायक को सर जो पृष्ठभूमि जो छुटी हुई रहती है ना उसे सहायक बोलते हैं, और जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसे सक्रिय बोलते हैं। अब रवि जी आप कुछ बोलना चाहोगे। सर चित्रकार द्वारा जो मेन जो कलाकृति बनाई जाती है वह उसके जो है सक्रिय अंतराल में आती है, जो उसके सहायक में जो उसकी जैसे हम उसके जो है सहायक के रूप में लेते हैं, उसका जो पृष्ठभूमि है, उसका पीछे का जो वातावरण है, उसके जो आसपास की क्रियाकलाप है, वो उसके सहायक अंतराल में आएंगे चित्र के। देखिए सर हाँ बोलिए। सर चित्र की प्रधान एवं महत्वपूर्ण आकृतियों को अंकित करना ही सक्रिय कला का, और चित्र का जो शेष भाग हो वो प्राय पृष्ठभूमि में जो रहता है उसको अंतराल कहते हैं। देखिए जितने भी जिन जिन लोगों ने आप लोगों ने जिस प्रकार से सक्रिय और सहायक अंतराल के बारे में बताया बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए जब हम चित्र की बात कर रहे हैं तो चित्र में महत्वपूर्ण भूमिका जो उसकी प्रधानता होती है, उसमें महत्वपूर्ण आकृतियां कौन सी रहेगी। अब जैसे इन्होंने मोनालिसा का जिक्र दिया, मोनालिसा क्या है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रधान आकृति वो अपने आप में लिए हुए है। और जहां पर मोनालिसा की आकृति के जो अगल बगल जो इन्होंने कहा, तो वो उसकी सहायक तौर पर हम उसको जो उसका जो शेष भाग छूट जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसकी सहायक तौर पर। अब यहाँ पर क्या है, मोनालिसा की जो पेंटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें चित्र की प्रधानता तो है। प्रधानता क्या है, एक चित्र है और उसकी महत्वपूर्ण आकृति क्या है, वो मोनालिसा है जिसको अंकित किया गया है। यही इसकी क्या है, सक्रिय अंतराल के रूप में हम इसको जानते हैं। अगर मैं कहूं कि सहायक अंतराल किसे कहेंगे, मान लीजिए मोनालिसा बन गई है, पेंटिंग बन गई है, ठीक है। अब मोनालिसा तो पेंटिंग बन गई ना, अगल बगल का हिस्सा तो छूट गया, छूटा जो 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 पृष्ठ छूटा है, हम अगर कहेंगे इसको प्राय पृष्ठभूमि के रूप में भी अगर हम इसको देख सकते हैं तो ये इसके सहायक अंतर। इसके बाद जो चीज जो छूटी है उसकी सहायक भूमिका या सहायक अंतराल के रूप में कहेंगे, जहां पर हम अपने हिसाब से किसी चीज को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई अलग अलग चीजों को हम उसमें निर्मित कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मुख्य आकृति मैंने मोनालिसा को दिखा दिया और उसके पीछे मैं रात का एक दृश्य दिखा देता हूं जहां पर गहरा बादल दिखाया, गहरापन दिखा देता हूं, उसमें चांदनी रात का दृश्य दिखा दूं तो वो उसका सहायक अंतराल हो जाए। अब मोनालिसा तो अपने आप में बहुत बड़ी पेंटिंग है जिसका रहस्यमय पेंटिंग के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये आपका सक्रिय और सहायक अंतराल। अभी इसको जैसे कनिका ने कहा सम और विषम, जो ये हमने जो इसको पढ़ा था कि भैया कौन कौन सी, हाँ कौन सी कहा था बताइए। सम विभाजन और असम विभाजन। हाँ, सम विभाजन और असम विभाजन की जो हमने बात करी, तो इसको भी हम कहीं ना कहीं इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कहाँ पर है, इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करें। अब मैं अगर देखिए कोई चीज मैं पूछ रहा हूँ कि जब कोई हम दृश्य कला में, जब हम अंतराल का तात्पर्य से अगर कहें ना, जब हम कोई दृश्य कला को बना रहे हैं
जब उसमें अंतराल का क्या तात्पर्य होगा, याद रखो अंतराल की बात कर, जब कोई दृश्य चित्र बन गया है तो उसका जो अंतराल होगा वो क्या होगा, उसका तात्पर्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन दोहराता हूं कि दृश्य कला में अंतराल से क्या तात्पर्य होगा। इसमें हमेशा क्या होगा, इसमें रिक्त स्थान छूट जाएगा। अब कैसे, जब मैंने कहा दृश्य कला, जब कोई चित्र तो दृश्य कला में रिक्त स्थान कहते हैं अंतराल को। बिल्कुल समरंग और सूत्रधार में भूमि बंधन और अभिनाश चिंतामणि में स्थान। बिल्कुल सही। अब अगर हम देखें, अगर उसी को लेके चले कि वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शी वस्तु स्थित हो, ये वो कहला जाता है, ये आपने यहाँ पर रिक्त स्थान का, वहां वो अंतराल आ जाएगा। आप देखिए अगर किसी भी शून्य अंतराल में, मैं क्या करूं, यदि कोई भी शून्य अंतराल में ये सक्रियता कब उत्पन्न होगी, जब एक आपका शून्य अंतराल है, ब्लैंक, अगर कहीं भी कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, अगर वो स्पॉट है तो उसमें सक्रियता कब उत्पन्न होगी, केवल एक बिंदु रखने से सर। उसमें केवल एक बिंदु रखने से। अब आप बिंदु रख क्यों रही हो, सर हमें कलाकृति का उसमें कुछ वो करना है, जब बिंदु से ही तो हम रेखा बनाएंगे। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जब हम मात्र बिंदु रखने से ही क्या होगा, आपकी कलाकृति वहां पर शुरू होगी, या कहीं उसमें एक अंतराल का, सक्रिय अंतराल का कहीं ना कहीं भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। हम बिंदु से ही तो रेखा बनी, रेखाओं से तो आकृति बनी, आकृति से ही किसी चित्र का निर्माण हुआ, फिर उसमें जो आप कलर तमाम चीजें करते तो वो गई। अब देखिए कभी क्या होता है, जब मैं कहता हूँ कि प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्रतल पर कैसा किया जाता है, बताइए हिमानी। कलाकृतियों के मध्य ना दूरियां छोड़ कर, मतलब ये ऐसे नहीं कि सब चिपका दें एक दूसरे से। हाँ, प्रभाव जब हम छोड़ते हैं अंतरालों में, हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो उनके बीच में एक ऐसा, चाहे कितना भी गैप रखोगे तो सही ना, मध्य की दूरी को दूर दूरियां बनाते हुए चले गए। देखिए जब आप पहाड़ भी बनाते हो ना, पहाड़ भी एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा पैरेलल जगह छोड़ते हुए बनाते हो। कभी देखा आपको एक साथ पहाड़ चिपके हुए, कहीं ना कहीं एक बड़ा पहाड़ होगा तो थोड़ा उसमें घटाव आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, होता है जी सर। अब अज्ञात अंतराल हम किसे कहते हैं, जहां पर हमें किसी चीज का हमें पता ही नहीं है कि अंतराल है, तो वो कौन सा अंतराल है। अज्ञात अंतराल क्या है कनिका, हिमानी आप बताओ। जिसके बारे में, हाँ बताओ, बोलो। सर अज्ञात जैसे मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जिसके बारे में हमें पता ना हो। हाँ कहने तो हिमानी, जिस पर कलाकृति का सृजन किया ही नहीं गया हो। हाँ हिमानी बताइए, हिमानी आवाज आ रही है, यस सर आ रही है। तो बताइए। सर जिसके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो उसको अज्ञात अंतराल। देखिए जब हम, आप अपनी थ्योरी दे रहे हैं ठीक है, अगर हम कला के दृष्टिकोण से देखें तो बिल्कुल सही है। अगर जब हम अज्ञात अंतराल की बात करते हैं तो वो अंतराल क्या होगा, वह क्षेत्र को कहते हैं हम, ऐसे क्षेत्र, ऐसे बिंदु की बात करते हैं जहां पर चित्रकार अपना कार्य प्रारंभ करता है। उससे पहले वो वाला जो अंतराल होता है वो अनभिज्ञ होता है, उसके बारे में हमें कोई पता नहीं। फिर क्या करता है कलाकार, उस जगह पे खड़ा होता है। अज्ञात अंतराल का मतलब होता है कि वह क्षेत्र है जहां पर चित्रकार कार्य अपना क्या करता है, प्रारंभ करता है। ठीक है, इससे पूर्व वो क्षेत्र क्या था, एकदम ब्लैंक था। ठीक है, अब वो क्या करता है, ये देखिए जब कार्य प्रारंभ करता है तो वो कार्य प्रारंभ कर पाता होगा या नहीं कर पाता होगा, कर पाता होगा, नहीं कर पाता, इसीलिए तो अज्ञात अंतराल है। तो अज्ञात अंतराल वह क्षेत्र जहां पर चित्रकार चित्र बनाने के लिए प्रारंभ तो है मगर वो कर नहीं पाता है, तो ऐसा क्षेत्र अज्ञात होगा जहां पर कुछ भी नहीं है, जहां पर कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। अब आपको मैं कहूंगा इस सतह पे बनाना है, इस सतह पे बनाना, मैंने आपको एक सतह दे दी, आपको हार्ड बोर्ड दे दिया या धरातल या आपको पत्थर दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आपको पता है ना कि मुझे इस धरातल पर चित्रांकन करना है, मुझे ये करना है। जब आपको एक ब्लैंक स्पॉट दे दिया तो क्या करोगे, वहां पर क्या बनाओगे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है।
ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। बोलिए बोलिए, कुछ बोलना है? अब देखिए, जैसे कनिका ने अभी कहा कि भैया हमने इसे सम विभाजन और असम विभाजन में अगर हम विभाजित करें तो अंतराल को हमने दो भागों में हमेशा विभाजित करते हैं, सम और असम विभाजन में हम इसे करते हैं। तो सम विभाजन होता है क्या है? इसमें क्या होता है, सभी जितने भी दिशाएं होती है ना, दिशाओं में समान अंतराल का विभाजन, या बायां, जैसे अभी देखा मैं ये पेपर ले रहा हूं, इस पेपर में मैं बायां या दायां, देखिए ये बायां ये दायां, ये ऊपर ये नीचे, ये आमने सामने, स्वाभाविक उदासीनता या स्वाभाविक या फिर कहें वो भाव, जब चित्र में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, समान किसी चीज को समान भागों में हमने इसको विभाजित कर दिया तो सम विभाजन के रूप में हम इसको देते हैं। ठीक है, आमने सामने हो या ऊपर नीचे हो या बाएं दाएं जो भी होता है। अब उसी का अगर हम असम विभाजन किया, अंतराल का विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि ऊपर नीचे बाएं दाएं आमने सामने, इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों को हम इसमें दर्शाते हैं। और जब हम चित्र में गति तान जब उत्पन्न होता है, उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, जब हम गति उत्पन्न करते हैं या उसमें हम तान को उत्पन्न करते हैं, जब ये होता है तो उसमें कहीं ना कहीं तब वीरता या फिर उसमें शक्ति या आवेग या हर्ष या प्रेम, ये तमाम चीजें दर्शाने के लिए हम विषम विभाजन का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा समझाता हूं कि ये वास्तव में है क्या, ये किस प्रकार से इसको किया जाता है। अब जब मैं कहूं इसको असम विभाजन या सम विभाजन हम जो कह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, रेखाओं की सहायता से, देखिए सम विभाजन की बात कर रहा हूं तो सम विभाजन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें रेखाओं की सहायता से चित्र भूमि पर इस प्रकार से विभाजन किया जाता है या इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, चाहे हम दाएं की बात करें या बाएं, जैसे मैंने कहा ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, बराबर इसको करते हैं। और कहीं ना कहीं उसमें समानता या उसमें संतुलन पैदा करने की हम कोशिश करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। जब इस प्रकार से जब हम चीजें कर देते हैं तो विभाजन हमेशा शांत रहेगा, वो आपका उत्तेजित नहीं करेगा। इस प्रकार का जो विभाजन है समान, देखिए अगर मैं दो चीजों को बराबर, आप ये देखिए चलिए, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, ठीक है, अगर बच्चा है, अगर बच्चा दो बच्चे हैं, अगर दो बच्चे अगर किसी चीज के लिए जिद कर रहे हैं, अब वस्तु एक है, मान लीजिए चॉकलेट है, दोनों बच्चे कह रहे हैं कि मुझे चॉकलेट चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको बीचों बीच से दो ही बराबर हिस्से करके अगर दो बच्चों को अगर दे दोगे तो वो क्या, वो बच्चे क्रोधित होंगे या आतुर होंगे या उनमें वेग आएगा, कुछ इस प्रकार से हरकतें करेंगे। समानता का भाव, बिल्कुल यही तो है, वो संतुष्ट हो जाएंगे। क्यों रवि जी, होंगे या नहीं होंगे? रवि जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। ये बताइए, जब आप बराबर कर दोगे, आपके जब बच्चे हैं जो बराबर कर दोगे तो वो बच्चे क्या आपस में लड़ेंगे या झगड़ेंगे, या उनमें करुणता का रस आएगा या उसमें शांत भाव ये आएंगे या नहीं आएंगे? तो पहले तो लड़ेगी, पर बाद में समान भाव उत्पन्न हो जाता है कि बराबर दोनों संतुष्टि मिल जाती है कि मेरे को समान बराबर दोनों भाव को मिला है, तो समानता का नियम लागू हो गया। हाँ, ये अब हम सम विभाजित की बात करते तो ये तमाम चीजें होती, हम जब बराबर करते तो इसमें कहीं पर कोई द्वेष भावना उत्पन्न होती नहीं। अगर वही चीज अगर हम दो पल के लिए सोचे, असम विभाजन के अंदर देखें तो एक बच्चे को आप बड़ा टुकड़ा दे दोगे, एक बच्चे को छोटा टुकड़ा दे दोगे, तो इस परिस्थिति में क्या होगा, कहीं ना क्रोध का भाव, उत्तेजना आ जाएगी कि पापा आपने उसको बड़ा दे दिया, मेरे को छोटा दे दिया। कहीं ना कहीं आपस में बच्चे भी कहेंगे, हाँ देखा आपको पापा ने छोटा दिया और मेरे को बड़ा दिया, मेरे को ज्यादा प्यार करते। तो कहीं ना कहीं ये भाव आ जाएगा असम विभाजन, असम विभाजन के अंदर ये चीज आता है। अब इसमें क्या होता है, जब हम चित्र में क्या करते हैं, जब गति या हम तनाव उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार का विभाजन करते हैं, जो अगर मैं कहूँ कि उपयुक्त रहता है या नहीं रहता। कैसे हम जब विभाजन करते हैं, जैसा इधर उधर की जो परिस्थितियां होती है, ऊपर नीचे, जब परिस्थिति समान नहीं होती है, बल्कि क्या करता है इसमें आपको, जब आपने समान विभाजन किया तो आपने हर चीज नापतुली करी। इसमें क्या होता है, इसमें कलाकार स्वतंत्र हो जाता है। और ये क्या करता है, कलाकार
जो विभाजन करता है वो मौलिक तौर पर या कहे अपने जो सर्जन जो उसका मस्तिष्क का जो पटल है वो उसके चीजों पर ज्यादा फोकस रखते हैं, उन चीजों को बनाने की कोशिश करेगा। या वो चित्र में कोई ऐसी चीज बनाएगा, एक जगह पे बहुत ऊंची बना देगा, एक जगह पे बहुत नीची बना देगा, तो वो क्या कर रहा है, वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप किसी चीज को एक चीज में बांध के रखोगे तो वो समानांतर बनेगा। जब आप विभाजन में जब मौलिकता सृजन का जब पक्ष प्रबल होता है तो ये विभाजन में क्या होता है, आपकी वीरता दिखाई देती है, कहीं ना कहीं शक्ति का या कहीं प्रेम का, ये तमाम चीजें इसमें क्रियाशील हो जाती हैं और उत्तेजना का भाव इसमें प्रकट हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब भाव उत्पन्न होता है तो ये सहायक भाव के रूप में ये आता है, जिसे हम समविभाजन के रूप में कहीं कहीं नहीं, ये इस प्रकार का भाव ये उत्पन्न कर देता है। ठीक है, जब अब इसी के अंतर्गत अगर मैं देखूं, कभी क्वेश्चन बनेगा कि यार अंतराल में जो रूप व्यवस्था होती है उसको कितने रूप में इसको विभाजित किया गया है, बताइए। कभी क्वेश्चन आपको बन सकता है। सर 2 भागों में है? नहीं, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, अब इसमें 4 भाग विभाजित किया गया है। जैसे जब चित्रभूमि की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपको एक ऊर्ध्वाधर आकार दिखाई देगा, आयताकार दिखाई देगा, क्षैतिज आकार दिखाई देगा, वर्गाकार आकार, देखिए एक ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा, एक आपका आयताकार दिखाई देगा, एक क्षैतिज रूप में दिखाई देगा और आपका वर्गाकार में दिखाई देता है। ये सभी चीजों को अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं ये रूप के एक व्यवस्थित क्रम होता है। ये अलग अलग तरीके से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। सम विभाजन के तौर पे समतित एक शब्द आता है उसके रूप में। इसमें क्या करें, जो ऊपर और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और जो नीचे की रेखा होगी और जो मध्य की रेखा होती है उनमें कहीं ना कहीं समानता लाने की कोशिश की जाती है। तो यही चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सर आपने अभी रूप के बारे में क्वेश्चन क्या किया था, मुझसे जरा एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। अभी कौन सा क्वेश्चन किया था, मैं खुद भूल गया। ये रूप के कितने प्रकार होते हैं, आपने ऐसे पूछा था कि रूप के आयाम कितने होते हैं, ऐसा पूछा था। अच्छा, मैंने कहा जब हम अगर अंतराल की बात करें या अंतराल या फिर नहीं सर, हाँ मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा कि अंतराल कहो या फिर हम रूप व्यवस्था की बात करते हैं, रूप को व्यवस्थित करने के क्रम की बात कर रहा हूँ। रूप को हम कैसे कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन बनेगा तो 4 भागों में हम क्षैतिज कर सकते हैं, आयताकार कर सकते हैं, वर्गाकार में उसको विभाजित कर सकते हैं, उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम उसको क्या कहते हैं, व्यवस्थित करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। ये हिमानी बेटा आ रहा है? अब देखिए कोई चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे, अब देखिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कभी क्वेश्चन क्या बनेगा, इसको नोट भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के क्षेत्र में विभाजन में अंतराल में सक्रियता आती है। किस प्रकार के क्षेत्र में विभाजन में अंतराल में सक्रियता आती है, बताइए। आसम विभाजन। बिल्कुल सही। स्वर्णिम विभाजन हम किसे कहेंगे? स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत है, किसने विकसित किया था, किस देश के? यूनानियों ने किया था सर। और ग्रीकवासियों। ग्रीक और यूनानी एक ही तो है। हाँ हाँ, कभी है एक ही, कभी किसी को समझ में नहीं आता ना कि कोई पढ़ता है ग्रीक पढ़ता है, कोई यूनानी पढ़ता है, तो उसको समझाने के लिए ये है कि ग्रीक या कहो फिर या ग्रीकवासियों की तरह। ठीक है, अब देखिए यूनानियों द्वारा जो सर जी इनका जो अनुपात है वो उन्होंने वो दिया था ना 3.5 8 में 3.5 8 अनुपात 13, ये इन्होंने ग्रीकवासियों ने दिया था ना अनुपात का इन्होंने। हाँ, इस अनुपात को किस नाम से जाना गया था, कनिका बताओ। 3:5 सर ये तो 8:13, जो ये अनुपात की जो संज्ञा दी गई थी स्वर्णिम अनुपात के रूप में इसका आ रहा है। स्वर्ण अनुपात के रूप में हम इसको जानते हैं। यहाँ पर लाइट भी गई।